हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल राजू क्वांटिटेटिव क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसे हम इंग्लिश में मॉडर्न इंडिया के नाम से जानते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या क्या हम इसमें सीखने वाले हैं। यूरोपियन कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब और क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर, ये सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो ये मेन मेन पॉइंट हमने लिख दिया है, और ये जो है ये हरा कलर से जो है ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? ये पुर्तगाली थे। पुर्तगाली से आप पुर्तगाली का नाम तो जानते ही होंगे कि पुर्तगाल कौन थे। पुर्तगाल एक देश है, ठीक है। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। व्यापार से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी। और भारत आगमन इसका कब है? 17 मई। कब है? 17 मई 1498 ईस्वी को, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 17 मई 1498 ईस्वी को। क्या हुआ था कि वास्को डिगामा ने क्या किया कि मतलब भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। किसने? 1498 में वास्को डिगामा। इसने इसने इसलिए ये किया था क्योंकि जब ये अरब से होते हुए आता था यहाँ व्यापार करने के लिए, तो इसे बहुत मुश्किल लगता था, कठिनाइयों का सामना करना होता था और इसे चुंगी कर देना पड़ता था। इसलिए ये तमाम तरह की मुश्किल खड़ा होता था किसको? पुर्तगाली के व्यापारी के लिए। तो पुर्तगाली के व्यापारी ने क्या किया कि सर्वप्रथम 17 मई 1498 ईस्वी को क्या किया कि पुर्तगाली के व्यापारी वास्को डिगामा ने इसका क्या किया था कि खोजा था इसको, मतलब भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग को खोजा था, ठीक है। कौन किया था? तो वास्को डिगामा। अब देखिए क्या है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया? जब ये कालीकट बंदरगाह पर वास्को डिगामा उतरा था तो इसका स्वागत अस्थायी शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। कौन? जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। क्या किया था? ये कालीकट यानी वर्तमान केरल, और ये क्या किया था? केरल का बंदरगाह जो था वहां पर ये आया वास्को डिगामा, और उसके बाद वहां का जो अस्थायी शासक था जमोरिन से क्या बोला, उसको सुविधा दी यहाँ क्या करने? व्यापार करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए क्या, पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारी कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ये की थी कोचीन, वर्तमान कोचिन, ठीक है, कोचीन में की थी। अब देखिए क्या है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो ये कौन हुआ था? फ्रांसीसी द अल्मीडा। 1505 में ये क्या हुआ था कि मतलब प्रथम जो था, मतलब क्या हुआ था कि प्रथम वायसराय के रूप में भारत में नियुक्त हुआ था। कौन हुआ था? तो फ्रांसीसी द अल्मेडा, ठीक है, फ्रांसीसी द अल्मीडा। और ये कब हुआ था? तो 1505 ईस्वी में यहाँ क्या हुआ था? वायसराय प्रथम नियुक्त हुआ था भारत में। अब देखिए आगे क्या है, ये नोट करने वाली बात है कि भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी, ठीक है। ये क्या हुआ था कि भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को ही दिया जाता है असल में। और कब हुआ था ये? गोवा में क्या किया था? इसका स्थापना किया था 1556 ईस्वी को किया था। आगे देखिए क्या है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रण करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, जिसे हम इंग्लिश में ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रण करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, जिसे हम इंग्लिश में ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, किसने लागू की थी? तो ये फ्रांसीसी द क्या किया था? फ्रांसीसी द अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसीसी द अल्मीडा ने क्या किया था कि हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। यही जो प्रथम वायसराय भारत में नियुक्त हुआ था फ्रांसीसी द अल्मीडा 1505 में, ठीक है। आगे देखिए क्या है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये अल्बुर्क को भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये बहुत मेन पॉइंट है, इससे बहुत बार मतलब क्या हुआ है कि इसमें बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है इसका प्रश्न। देखिए क्या है, विभिन्न देशों के खोजकर्ता, इधर खोजकर्ता है और इधर देश है। तो देखिए सबसे पहले वास्को डिगामा कौन सा देश का खोज किया?
भारत का? कोलंबस। आपने स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस के बारे में तो सुना होगा, जिसने 1492 ईस्वी में क्या किया था कि अमेरिका महाद्वीप का खोज किया था। और इससे आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोलंबस कहाँ का स्थायी निवासी था, तो ये बोलिएगा आप कि ये था स्पेन का स्थायी निवासी, ठीक है। और इसी के बाद मतलब 1498 ईस्वी में इसी के बाद भारत का मतलब वास्को डी गामा ने क्या किया, भारत का मतलब भारत का क्या किया, खोज किया था। किसने? वास्को डी गामा ने। आगे आगे देखिए क्या है, मतलब वास्को डी गामा ने क्या किया कि भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है। अब देखिए क्या है, कैप्टन जेम्स हुक तस्मान, ठीक है, कैप्टन जेम्स हुक ऑस्ट्रेलिया का खोज किया। तस्मान तस्मान तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किया। बार्थलोम्यू डियाज ने क्या किया, कैंप ऑफ गुड दक्षिण अफ्रीका का खोज किया, ठीक है। देखिए ये कैंप ऑफ गुड जब दक्षिण अफ्रीका खोज किया तो वास्को डी गामा भारत का जब खोज किया था ना, तो इसी के रास्ते दक्षिण अफ्रीका के रास्ते कैंप ऑफ गुड के होते हुए क्या किया था, वास्को डी गामा भारत आया और यहाँ का जो अस्थाई निवासी था, मतलब इस अस्थाई राजा जो था जमोरी ने इसको सुविधा दिया कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार को ये नियंत्रण किया वास्को डी गामा। यहाँ से मेन पॉइंट बनता है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, किस वाय सराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया। तो ये नीनो डी कुन्हा को गोवा का पुर्तगाली का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था नीनो डी कुहा के समय, ठीक है। आगे देखिए क्या है, ये नोट करने वाली बात है कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टरज कामेंडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए मेन पॉइंट क्या है कि पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच, ठीक है। आगे आपको ये भी मैं बताऊंगा कि इसका क्रम भी बताऊंगी कि पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर स्वीडिश आया, ऐसे करके मैं आपको बताऊंगा। देखिए पुर्तगाली के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे, तो ये हॉलैंड के निवासी से और वर्तमान क्या है, नीदरलैंड के निवासी थे। मतलब नीदरलैंड वर्तमान में है और ये यहाँ अस्थायी निवासी थे हॉलैंड के, ठीक है। आगे देखिए भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। देखिए क्या हुआ कि भारत में अब विदेशी कंपनियों का आगमन प्रारंभ होने लगा। तो भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, कंपनी इधर है, देश इधर है, स्थापना इधर है। भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी, ये भी है, ठीक है। तो देखिए क्या है, पहला कंपनी है, पहला जो आया वो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्तादो द इंडिया, देश कौन था, पुर्तगाल। स्थापना कब हुआ, 1498 ईस्वी। और भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी, कोचिन वर्तमान केरल। और कब खोला गया था, तो 1503 ईस्वी में खोला गया था, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का बात हो रहा है। तो इसका देश कौन था, ब्रिटेन। स्थापना कब हुआ, 1600 ईस्वी। और भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला गया था, सूरत। देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट आता है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या हुआ था कि इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, वो एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया था कि देखिए आप सोचते होंगे कि पुर्तगाली आया, अंग्रेज आया, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, डच आया, फ्रांसीसी आया, स्वीडिश आया, इतना कंपनी भारत पर आया। तो आगे चलकर क्या हुआ कि यही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों भागदौड़ संभाल लिया पूरे भारत देश का, 200 वर्षों तक आगे चलकर शासन किया। ये क्यों किया था, मतलब क्या हुआ था कि इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने इसको एकाधिकार प्रमाण पत्र दिया। एकाधिकार प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि भारत का मतलब भारत से वही व्यापारी, भारत से यही अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार कर सकती है और कोई भी यूरोप का, इंग्लैंड का व्यापारी, इंग्लैंड का जो व्यापारी है, व्यापारिक समूह या व्यापारिक कोई भी इससे व्यापार नहीं कर सकता, सिर्फ यही इससे व्यापार कर सकता है। तो इसको क्या किया था, एकाधिकार प्रदान किया था, ठीक है। तो ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। कुछ लोग लंदन में स्थापना करता है 31 दिसंबर
इंग्लैंड में कुछ लोग क्या करता है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में स्थापना करता है। और भारत में इसका प्रथम फैक्ट्री कहाँ था, तो सूरत में था। आगे देखिए क्या है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी, देश हॉलैंड, स्थापना कब हुआ, 1602 ईस्वी में हुआ। भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी, मुसलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, 1605 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। अब देखिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना डेनमार्क, 1616 ईस्वी। भारत में प्रथम फैक्ट्री त्रेकोबार, त्रावणकोर, वर्तमान में। अब देखिए पांचवें नंबर में क्या है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडेस ओरियतलेस, और ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का देश कौन था, फ्रांस, स्थापना कब हुआ, 1664 ईस्वी। भारत में प्रथम फैक्ट्री, भारत में इसका प्रथम फैक्ट्री सूरत, गुजरात, 1668 में इसका स्थापना हुआ। देखिए आगे चलकर ये भी बताऊंगा कि जो आगे चलकर फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में क्या होता है कि लड़ाई हो जाती है, ठीक है, आगे आपको ये भी बताऊंगा। अब देखिए छठे में क्या है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी देश स्वीडिश, स्थापना वर्ष कब हुआ था, तो 1721 ईस्वी में स्वीडिश जो मतलब कंपनी था उसका स्थापना हुआ था, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब एक नोट करने वाली बात है, उसको नोट कर लीजिएगा कि इधर कंपनी मतलब नोट करने वाली बात है कि यूरोपीय व्यापारी का भारत आगमन क्रम, ये भी आपको याद रखना है कि पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर ब्रिटिश आया, फिर डेनिश आया, फिर फ्रांसीसी आया, फिर स्वीडिश आया। और ये भी पता करना है कि ये पुर्तगाली कब इसका स्थापना हुआ भारत में, और कहाँ इसका मतलब क्या था कि कहाँ पहले ये स्थापना किया था, भारत का कौन सा राज्य में। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन क्रम, पुर्तगाली पहले आया, फिर डच आया, फिर ब्रिटिश आया, फिर डेनिश आया, फिर फ्रांसीसी आया, फिर स्वीडिश आया, ठीक है। आगे देखिए क्या है, यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी प्रवेश किया तथा भारत से सबसे अंत 1961 ईस्वी में भी यही गए। यूरोपीय जो पुर्तगाली कंपनी थे ये सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में क्या किया कि ये भारत आया, पहले सबसे पहले भारत आया, और उसके बाद अंत में भी पुर्तगाली ही गया 1961 ईस्वी में, ठीक। आगे देखिए मेन पॉइंट अब बताते हैं आपको, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई, तो ये डचों द्वारा दी गई। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की, तो ये डचों ने की, ठीक है। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया, तो ये डच एवं अंग्रेज के बीच लड़ा गया, ठीक है। डच और अंग्रेज के बीच भी युद्ध हुआ था, ठीक है, बेदरा युद्ध हुआ, और कब हुआ, 1759 को हुआ। आगे देखिए क्या है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था, तो लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो भारत का जो सम्राट था वो अकबर था, ठीक है। आगे देखिए ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारी कोठी स्थापित करके उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था, ये कैप्टन हॉकिंस, वर्ष 1608 में हुआ था। देखिए यहाँ से एक मेन पॉइंट बनता है कि जब ये कैप्टन हॉकिंस वर्ष 1608 में भारत में आया था तो इसको पहले पता था कि ये लेटर लिखा भारत के सम्राट को, तो ये इसको पता नहीं था कि भारत का सम्राट जहांगीर है, और ये लेटर किसका लिखा था, अकबर का लिखा था। तो जब यहाँ आया तब इसको पता चला कि मतलब अकबर का मृत्यु हो गया है और अभी उसका जो बेटा है जहांगीर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, शासन कर रहा है, भारत का वो सम्राट है। तो फिर जहांगीर का ये जब दरबार में आया तो इसका स्वागत किया गया, इसको सुविधा दी गई, ठीक है। आगे देखिए नोट करने वाली बात है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ठीक है। आगे भी बहुत मेन पॉइंट है, आपको सब समझाऊंगा, आप वीडियो अंत तक देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। आगे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। देखिए बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि औरंगजेब जो था वो क्या किया था कि जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक
गवर्नर था उसको भारत से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। तो वो कौन था? सर जॉन चाइल्ड था। ठीक है, सर जॉन चाइल्ड था। अब आगे देखिए क्या, ये यूरोपियन कंपनियों का आगमन, ये सब भी आता है इधर। देखिए, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो ये फर्रुखिसियर द्वारा किया गया था। ठीक है, उस समय जो मतलब भारत का जो मुगल बादशाह जो था वो फर्रुखिसियर था। ठीक है, अब नोट करने वाली बात यह है कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय, ठीक है, क्या है नोट 16 नोट कर लीजिएगा, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई द्वीप प्रदान किया और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। देखिए, बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड का जो राजा था चार्ल्स द्वितीय, उसका विवाह पुर्तगाली के राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। ठीक है, अब पुर्तगाली के जो राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था, इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई द्वीप प्रदान किया और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के किराए पर क्या किया? बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। देखिए क्या है, प्रमुख शहरों के संस्थापक, इधर शहर है इधर संस्थापक है। देखिए, कलकत्ता का जो संस्थापक है वो जॉर्ज चार्नक है, मद्रास का फ्रांसिस डे है, नई दिल्ली का एडविन लुडियंस है, बंबई का गोराल्ड आनियर यार है। ठीक है, अब देखिए इधर मेन पॉइंट है, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त का मुख्य क्षेत्र था, तो ये बिहार था। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो ये कोलबर्ट के द्वारा की गई। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? तो लुई 14वां के काल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी। आगे देखिए क्या है, फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत 1668 में की गई थी। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि नोट, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राज्यों के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। ठीक है, अब देखिए क्या है, फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो ये पांडिचेरी में बनवाया गया। पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मोटरिन था। पुर्तगाली को शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजय किया? तो थॉमस बेस्ट ने किया पुर्तगालियों को। ठीक है, वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किस मतलब वांडीवास के युद्ध में 1760 में अंग्रेजों ने किससे पराजित किया? तो ये फ्रांस को किया था। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में और इसने क्या किया था कि जो फ्रांस का मतलब फ्रांस को ये पराजित किया था। ठीक है, कौन किया था? अंग्रेज एवं फ्रांस, मतलब वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? तो फ्रांस को किया। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज एवं फ्रांस। देखिए, इधर मैंने आपको बताया था ना कि कर्नाटक, अंग्रेज और फ्रांस जो था, इसके बीच क्या हुआ था कि युद्ध हुआ, कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? एक्स ला सपेल की संधि 1748 ईस्वी को हुआ। अब यहाँ पर बहुत मेन टॉपिक आता है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कर्नाटक युद्ध। इधर कर्म है, इधर प्रमुख कारक कारण है और इधर संधि है और इधर परिणाम है। तो प्रथम जो हुआ था कर्नाटक युद्ध, वो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी तक चला और इसका प्रमुख कारण ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध, संधि एक्सला सपेल की संधि 1748 ईस्वी और परिणाम फ्रांसीसी विजय हुए। इसमें क्या हुए थे कि फ्रांसीसी विजय हुए। द्वितीय 1751 से 55 ईस्वी तक, ठीक है, 1751 से 55 ईस्वी तक क्या हुआ, ये कर्नाटक युद्ध चला और कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध, संधि पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में और परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब तृतीय 1758 से 63 ईस्वी सप्ताहवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण
ठीक है, इसका प्रमुख कारण था। और संधि पेरिस की संधि हुई थी 1763 ईस्वी में। और परिणाम क्या हुआ था कि फ्रांस की पराजय और वांडी दिवस के युद्ध में, ठीक है, वांडी दिवस के युद्ध में क्या हुआ, फ्रांस की पराजय हो गई। ठीक है, तृतीय जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी एक मेन पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अंग्रेज कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया इंडीज रखा गया। ठीक है, क्या रखा गया था कि अंग्रेज कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अब क्या आता है, अब आपका आता है, क्या आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। यहाँ तक जो मैंने आपको बताया कर्नाटक युद्ध तक यही था यूरोपियन कंपनियों का आगमन, यहाँ तक पूरा आपका विश्लेषण। अब आता है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है और बंगाल के नवाब क्या है। देखिए, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो ये मुर्शिद कुली खां था। 1770 से 1727 ईस्वी तक ये रहा। अब मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की, तो ये मुर्शिदाबाद की थी। आगे चलकर एक नवाब आता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी पहले ये कर लेते हैं मेन मेन पॉइंट। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, तो बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, तो ये अलीवर्दी खान ने की थी। ठीक है, कि यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की थी। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई, सिराजुद्दौला। देखिए क्या हुआ था कि ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल यानी काला कोठरी। ये क्या हुआ था 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को क्या हुआ था कि जो बंगाल का उस समय का नवाब था सिराजुद्दौला, उसने क्या किया था कि अंग्रेज का जो मतलब अंग्रेज का उस समय जो कौन था कि अंग्रेज का जो सब सिपाही था उसको क्या किया कि मतलब काल कोठरी में बंद कर दिया। और उसमें सिर्फ 21 ही क्या बचे थे कि 21 मतलब 200 से अधिक ज्यादा वहां पर सिपाही थे और 21 ही बचे थे, मतलब मर गए थे सब और 21 ही बचे थे। तो ये सिराजुद्दौला ने यही घटना हुआ कि 20 जून 1756 को। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि आगे चलकर फिर पलासी का युद्ध होता है और सिराजुद्दौला उसमें मारा जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए आगे क्या है, 9 फरवरी 1757 को अली नगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई, तो ये कलाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। देखिए उस समय बंगाल का गवर्नर कलाइव था और उस समय बंगाल का जो मतलब क्या था, बंगाल का नवाब जो था वो सिराजुद्दौला था। इन दोनों के बीच 9 फरवरी 1757 को एक संधि होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अली नगर की संधि। ठीक है, अलीनगर की संधि। अब नोट करने वाली बात यह है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, क्योंकि यही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, वास्तविक संस्थापक बोल सकते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने पलासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। ठीक है, पलासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया, मीर जाफर किया था। ठीक है, पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, आलमगीर द्वितीय था। पलासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना, मीर जाफर बना। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है, पलासी के युद्ध से 23 जून 1757। देखिए पलासी का युद्ध 1757, 23 जून 1757 को क्या हुआ था कि पलासी का युद्ध होता है और इसमें किसके किसके मध्य ये युद्ध लड़ा गया, तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था। और क्या हुआ था कि मतलब जब सिराजुद्दौला बंगाल का
नवाब बना था तो ये बहुत इससे सब चिढ़ने लगे थे और ये क्या किया, मतलब ये जो रॉबर्ट क्लाइव था ये क्या किया, सिराजुद्दौला से युद्ध किया, पलासी का युद्ध। और इसमें जब ये पलासी का युद्ध किया तो ये सिराजुद्दौला इसमें मारा गया और ये विजय रहा है। इसका प्रमुख कारण था क्योंकि जवाब में रॉबर्ट क्लाइव ने इसको बोला कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि जवाब में 30,000 सैनिक लेके खड़ा हो गया और इससे युद्ध करने आ गया, पलासी का युद्ध। 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध हुआ। इन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, पलासी का युद्ध हम जिसे कहते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव जो था वो विजय हुआ और इसमें बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला वो मारा गया। और ये इसका प्रमुख कारण क्या था, ये क्यों मारा गया? इसका प्रमुख कारण यह था कि पलासी के युद्ध के समय मतलब बंगाल के जो नवाब का सेनापति था मीर जाफर, इसने क्या किया, विश्वासघात किया इस युद्ध में। ये क्या किया था, विश्वासघात किया इस युद्ध में। तो ये क्या हुआ कि पलासी का युद्ध में ये मारा गया। आइए देखिए अब क्या है कि अब क्या है, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो ये पलासी के युद्ध से 23 जून 1757 से मानी जाती है। अब आपको मैं बताऊंगा प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। तो घटनाएं, ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 अलीनगर की संधि, 9 फरवरी 1757 पलासी का युद्ध, 23 जून 1757 बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764 इलाहाबाद की प्रथम संधि, 22 अगस्त 1765 इलाहाबाद की द्वितीय संधि, 16 अगस्त 1765 बनारस की संधि वर्ष 1773। ठीक है, वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम कौन था? ये मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। और इसको क्या किया कि अंग्रेजों ने 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम इसके दामाद को बंगाल का नवाब बनाया। फिर ये नोट करने वाली बात है कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। नोट करने वाली बात है, बक्सर का युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला तथा कलाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि कलाइव तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो ये इलाहाबाद की संधि के द्वारा प्राप्त हुई थी। देखिए क्या है, स्वर्ग से उत्पन्न सेनायक किसे कहा गया? तो ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में दैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई। अब इधर मेन पॉइंट है बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब पहला जो था मुर्शीद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी, सुजाउद्दौला 1727 से 1739 ईस्वी, सरफराज खां 1739 से 1740 ईस्वी, अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी, सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी, मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी, मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी, मीर जाफर फिर मीर जाफर, देखिए फिर मीर जाफर 1763 से 1765 ईस्वी, निजामुद्दौला 1765 से 1766 ईस्वी, सैफ अदौला 1766 से 1770, फिर मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 ईस्वी। ठीक है, अब क्या यहाँ पर नोट करने वाली बात है, वर्ष 1842-44 तक गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबोरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल माना जाता है। उत्तर मुगल कालीन राज्य के संस्थापक, राज्य इधर है, स्थापना काल इधर है, संस्थापक इधर है। बंगाल 1717 से 27 ईस्वी, संस्थापक मुर्शीद कुली खां। हैदराबाद का 1724 ईस्वी, और इसका जो संस्थापक है वो है निजाम, ठीक है, निजाम उल मुल्क चिनिकिला खां। ठीक है, आगे है शरतपुर 18वीं शताब्दी, कर्नाटक 18वीं शताब्दी, अवध 1722 से 24,
फिर जयपुर 18वीं शताब्दी, रोहेल पठान 18वीं शताब्दी, मैसूर 18वीं शताब्दी। मैसूर का आगे बात करेंगे हैदर अली, ठीक है, इसका बेटा टीपू सुल्तान। ये मेन पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या है आपका, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ तक तो आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब पूरा हो गया है ये, ठीक है। आगे हम बताते हैं क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर, ठीक है। क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, 1799 ईस्वी से। महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचिया से संबंधित थे। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। 25 अप्रैल 1889 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेज के मध्य। नोट, महाराजा रंजीत सिंह ये धर्म निरपेक्ष शासक थे। इसके लिए उन्हें कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह थे एक धर्म निरपेक्ष शासक थे और ये हर एक धर्म को अच्छी निगाह से देखते थे, ठीक है। अब देखिए क्या है, वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम बंगाल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम था। प्रथम बंगाल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? लाहौर की संधि 1846 ईस्वी। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़ग सिंह। द्वितीय बंगाल सिख युद्ध गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ। किस गवर्नर जनरल के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ। 13 जनवरी 1839 को हुए चिलियावाला युद्ध। ये चिलियावाला युद्ध, ठीक है, कब हुआ? 13 जनवरी 1839। बहुत लोग 39 नहीं, 13 जनवरी 1849, ठीक है, 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध। ये जलियावाला युद्ध नहीं समझिएगा, जलियावाला हत्याकांड, ये चिलियावाला युद्ध है, ठीक है। चिलियावाला युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये हैदर अली। हैदर अली, ठीक है। मैसूर वर्तमान जो है आपका कर्नाटक मैसूर, ठीक है, इसका स्थापना हैदर अली किया था, ठीक है। आगे देखिए महत्वपूर्ण संधियां। पुरंतर की संधि 1665 ईस्वी। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी। पूना की संधि 1817 ईस्वी। लाहौर की संधि 1806 ईस्वी। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आगे नोट करने वाली बात है, सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमिया ने नेपोलियन से की थी, ठीक है। मैसूर हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर के कोलर जिले में हुआ था, ठीक है। 1755 ईस्वी में डिंडीकुल के किले का फौजदार बना तथा 1761 ईस्वी में वह मैसूर का शासक बना। हैदर अली ने प्रथम बंगाल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हराया। द्वितीय बंगाल मैसूर युद्ध में जनरल आयुर्क ने क्या किया था कि द्वितीय बंगाल मैसूर युद्ध में जनरल आयुर्क ने के युद्ध में 1782 ईस्वी में हैदर अली को पराजित किया और क्या किया कि हैदर अली की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब देखिए टीपू सुल्तान की हम बात करते हैं। टीपू सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान आप जिसे आप बोल सकते हो बहादुर, बहुत बड़ा बहादुर टीपू था। टीपू को बहादुर क्यों कहा गया? इसको उपाधि दिया गया शेर ए मैसूर का उपाधि। एक बार ये फ्रांसीसी इसका एक दोस्त था, ये दोनों जंगल में गए थे शिकार करने के लिए। उस समय एक बाघ मतलब एक शेर आ गया था इसके सामने, और ये क्या किए थे, इसका बंदूक भी उस समय उसमें गोली नहीं थी और निहत्थे हाथ इनका कटार भी नीचे गिर गया। तो निहत्थे हाथ ने ये क्या किया कि कटार को उठाया, उसके बाद ये क्या किए थे कि शेर को मार गिराए। इसीलिए
इनको शेरे मैसूर उपाधि दी गई। ठीक है। टीपू टीपू सुल्तान, टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। टीपू बहादुर था। उसे अर्थी उसे फारसी, उर्दू एवं कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। उसे अरबी, फारसी, उर्दू एवं कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। टीपू ने द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध में कमान संभाली थी। तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध में कैप्टन मिडोज ने टीपू को पराजित किया और श्रीरंगपट्टम की संधि की। इस संधि में यह शामिल था, ठीक है, कि टीपू अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए देगा। ठीक है। तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध में कैप्टन मिडोज ने टीपू को पराजित किया और श्रीरंगपट्टम की संधि की। इस संधि में यह शामिल था कि टीपू अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए देगा। जब तक यह रकम नहीं दी जाएगी, टीपू के 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। चतुर्थी अंगाल मैसूर युद्ध में टीपू मारा गया। क्या हुआ था कि जब तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध हुआ था, टीपू से मांगा गया 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों ने मांगा, और यह रकम अगर वो नहीं चुकाएगा तो उसका बेटा तब तक उसके अंग्रेज के पास रहेगा। ठीक है। और चतुर्थीय आंगल मैसूर युद्ध में टीपू मारा गया। ठीक है। चतुर्थीय आंगल मैसूर युद्ध में टीपू बहादुरी से मारा गया। ठीक है। आगे देखिए क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए लास्ट है अंगाल मैसूर संघर्ष। युद्ध वर्ष इधर है मैसूर शासक, बंगाल का गवर्नर, संधि। ठीक है, ये संधि है, और इधर परिणाम है। तो प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी। मैसूर शासक हैदर अली, बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरेस्टेस, और संधि मद्रास की संधि 1769। परिणाम हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। ठीक है, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में। द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध में 1780 से 84 ईस्वी। मैसूर शासक हैदर अली और बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। संधि मंगलौर संधि 1784 ईस्वी। और परिणाम क्या हुआ, हैदर अली मारा गया। टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध आगे चलकर हुआ। ठीक है। अब तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध 1792 ईस्वी। टीपू सुल्तान लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर था, और संधि का हुआ श्रीरंगपट्टम संधि 1792 ईस्वी। और परिणाम क्या हुआ, टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी। टीपू पराजित हुआ इस युद्ध में, तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध में 1790 से 1792 ईस्वी। फिर चतुर्थी अंगाल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में मैसूर शासक टीपू सुल्तान, बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेलेजली, और संधि मैसूर सहायक संधि। टीपू सुल्तान की मृत्यु, मैसूर में पूर्ण वांडी वंश की स्थापना। अंग्रेजों ने वांडी वंश के शासक से सहायता संधि की थी। ठीक है। तो चतुर्थी अंगाल मैसूर युद्ध में टीपू क्या हुआ था वो था आधुनिक भारत का इतिहास, यानी मॉडर्न इंडिया। देखिए मॉडर्न इंडिया का ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी के पास शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगला पार्ट इसका मैं लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।